नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नई दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़े होंगे, तो क्या उसमें श्योर था कि मुंबई में काम मिलने वाला? तो बोला आपका उधर शॉट है, उधर गया, एक पानी का गिलास पकड़ा दिया किसी ने। मैंने कहा क्या है? तो बोले पानी लेके जाना अंदर। मैंने किसके लिए? बोलो आपके बॉस के लिए। मैंने कहा चपरासी का रोल है? तो बोला हाँ। तो व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा थोड़ा मीठी कैरेक्टर हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 5 एपिसोड कर लो, बाद में चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा लेकिन पानी नहीं ले जाऊंगा। मेरी भी दशक देखिए भाई साहब, काम कुछ नहीं हाथ में, खाली बैठा हूँ, मुंबई नए शहर में गया हूँ, पहला काम है, इतना बड़ा काम है, लेकिन हमारे दशक कम नहीं थे। और उनसे आज तक मेरा संबंध है। और पहला घर मैंने खरीदा था जब होम लोन वगैरह नहीं मिलता था, पहला घर मैंने खरीदा उसी डायरेक्टर के थ्रू। यूटीवी थी प्रोडक्शन हाउस, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। मजा किस तरह का कैरेक्टर करना आपको ज्यादातर पसंद है? जो मैं दूर दूर से नहीं लगता हूँ, नहीं दिखता हूँ, ना लुक में, ना व्यवहार में, बात व्यवहार में, ना ब्रिंगिंग में, वैसा रोल मिले तो कुछ अंदर एक फायर लगती है। ये ओटीटी आने के बाद क्या लग रहा है कि ज्यादा इंडिपेंडेंट सिनेमा मेकर या अच्छे टैलेंट और ये सबको स्कोप मिलने लगा? फिल्म की दादागिरी थोड़ी सी कम हुई, थिएटर रिलीज वगैरह सब थी, जिससे लोग तरसते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे छोटे मेकर। एआई आया, एआई से लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई से और क्वालिटी एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा। आपने भी अमरूद और ये सब खेतों से चोरी वोरी किया? जैसे बचपन में हम लोग कहीं किसी घर चने कबार लिया, कहीं जो है मटर खा लिया, ऐसा आपने? हाँ हाँ, इसको आज के बच्चे अन्यथा ना लें। और उसको जैसे किसी पॉडकास्ट में मुर्गी चोर लिख दिया था, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करके कटवाया कि भाई मुर्गी चोर न बोलो, मतलब वो बचपन की एक घटना थी और हम लोग ने भी किया। हाँ हाँ, सब करते हैं। मेरी कुटिया है जहाँ मेरी आत्मा रहती है। पूरी दुनिया घूम घाम के आ जाए, बड़े बड़े सुख सुविधाएं, लग्जरी भोग के आ जाएं, लेकिन घर आके अपने हाथ से गुड़ वाली चाय, अदरक वाली चाय, और फिर बाहर खिड़की के बाहर 4 किलोमीटर तक जंगल, वो देखते हुए सिप लगाना, वो जो आनंद है, परम आनंद है वो। झारखंड से फिल्मी दुनिया की यात्रा, मुंबई की यात्रा कैसी रही? आज से 35-40 साल पहले मतलब एक्टिंग वैसे भी मतलब ज्यादा काम था नहीं, ये सब ओटीटी, टेलीविजन सीरियल सब तो थे ही नहीं। उससे बड़ी बड़ी फिल्में होती थी और वहाँ तो अपना दूसरे तरह के लोग पहुँच पाते थे। 35 साल के आसपास में आपका सफर हो गया फिल्मी दुनिया में। आज भी आप मुंबईकर हो गए, मुंबई वाले हो गए, या आज भी झारखंडी या जो बिहार के कल्चर हुए, क्या कहलाना ज्यादा पसंद है? 32 साल हो गए मुंबई में रहते हुए, तो मुंबईकर हो गया टेक्निकली। जिस मिट्टी में पला बड़ा हूँ, कहते हैं ना, जब वो कच्ची मिट्टी होती है उस समय जो गढ़ा जाता है वो तो जाएगा नहीं कहीं, जो शेप लिया अंदर। हाँ, ये सारी कहानियां अपने बच्चों को बताते होंगे, तो क्या वो विश्वास करते हैं? वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो पापा फेंक रहे हो। कौन कौन से कलीग हैं जो आज भी आपके साथ? मेरे आसपास के लोग हैं जो शॉर्ट टू फेम मोर, मैंने आप जानते हैं उनको, संजय मिश्रा, हिमांशु धूलिया, विनीत कुमार, है ना, ये सब मेरे 2-2 साल सीनियर थे। बाद में बहुत जूनियर थे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, मुकेश तिवारी, राजपाल यादव, ये सब जूनियर्स थे, काफी जूनियर्स। सिनेमा ने झारखंड को कितना दिखाया और आपके नजर में झारखंड को लिखा? इसमें एक बहुत संजीदा बात यह है, बहुत ही सेंसिटिव बात यह है कि आपको सिर्फ दूसरे का सिनेमा देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको अपना सिनेमा देखना का टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और अपना सिनेमा देखने के लिए आपको अपने अगल बगल ही झांकना पड़ेगा। आपके आसपास विषय भरे पड़े हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ और अपने जैसे झारखंड से और बहुत ही जो है हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा इनको, और बहुत चर्चित राजेश जैसी हैं जो झारखंड से हैं और अपने जैसे लगते हैं। तमाम इनके काम को अगर आप देखें पिछले 30-35 सालों से सर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, झारखंड से फिल्मी दुनिया की यात्रा, मुंबई की यात्रा कैसी रही? पहले तो अपना सर आप वापस लीजिए। सर नहीं, राजेश जी ही। हाँ, तो जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उस समय 40 साल पहले की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है रिश्तेदारों से, घर परिवार से, कि क्या बनना, क्या उसी से पूछते क्या बनोगे बेटा, क्या बनोगे बेटा। अब बेटा को उस समय कुछ समझे में नहीं आता क्या बनेगा। तो 4-6 नौकरियाँ होती थी, बैंक, रेलवे, लेक्चररशिप, आर्मी, पुलिस, यही सब होता था। तो घूम फिर के वही बोलता था, हम भी वही बोलते थे। तो अपने आप को टटोल रहा होता है उस वक्त, वो कच्ची उम्र होती है, आप अपने आप को नहीं जानते हो, अपने आप से आपका परिचय नहीं होता, जो दूसरे बोल रहे हैं वही आप ओढ़े चले जा रहे हो, तो अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं आ पाती है। वो मुझे महसूस होता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ किसी दबाव में कर रहा हूँ, दबाव में बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक आवाज़ नहीं है। वो ऑर्गेनिक कॉलिंग मुझे पता लगी जब कॉलेज में थिएटर करने लगा, स्ट्रीट प्ले वगैरह करने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ, ये बड़ा जाना पहचाना सा एरिया है, इसमें मतलब अपना ईज दिख रहा, कंफर्ट दिख रहा, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं वही करना चाहता था जिसको मैं एंजॉय करूँ, ताकि उसमें कभी थकूँ नहीं, 24/7 काम कर लूँ, तब भी ऑफिस टाइम के 9 to 5 हो गया, अब थक गया, ऐसा ना हो।
तो दिस इज हाउ आई रिकॉग्नाइज्ड माय कॉलिंग, यू कैन से, एंड दैट वाज एक्टिंग। लेकिन आज से 35-40 साल पहले मतलब एक्टिंग वैसे भी मतलब ज़्यादा काम था नहीं, ये सब OTT टेलीविजन सीरियल सब तो थे ही नहीं, इससे बड़ी बड़ी फिल्में होती थी और वहाँ तो अपना दूसरे तरह के लोग पहुँच पाते थे, यहाँ से खास लोग, खास रिसोर्सफुल लोग, तो वहाँ की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अंदर थी कुछ इच्छा। खैर धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज होती चली गई चीज़ें जितनी आज हो गई। तो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक जगह का पता लगा, जो सरकारी संस्थान है जहाँ फीस वीस नहीं देना पड़ता है, तो हम तो वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ फीस ना देनी पड़े। तो घनघोर थिएटर किया यहाँ NSD की तैयारी के लिए, कि जो उनके प्री रिक्विजिट्स थे कि 7 बड़े नाटकों में काम करने का अनुभव चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके आधार पर फिर दिया, वहाँ हुआ एडमिशन। और मैंने उसके साथ साथ दूसरी तैयारी भी रखी कि अगर एक्टिंग न चल पाया, रखा आपने बैकअप प्लान A, प्लान B, प्लान C सब रखा। तो IAS करने भी जाते हैं। यस, हाँ, प्लान मतलब कम से कम एक डिग्निफाइड जिंदगी तो जी पाए अगर एक्टर ना बन पाए तो। वाई शुड आई मेक माई फैमिली सफ़र बिकॉज ऑफ माई हॉबी, है ना, और जिसमें मैं कुछ ना कर पाऊँ। खैर वैसा वक्त नहीं आया, टचवुड, मैंने वो चल पड़ा एक्टिंग। बैकअप प्लान, ये बैकअप प्लान था, 2 बार लेफ्टिनेंट में हुआ। लेटेस्ट तो था कारगिल वॉर के बाद ही टेरिटोरियल आर्मी में भर दिया था मैंने। मेरे बाजू खड़क रहे थे कि इतनी गोलियां चलाई है टैक्स के पैसे से, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वहाँ। तो दे दिया उस समय, पुणे जाकर रिटर्न दिया, क्वालिफाई कर लिया, फिर इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर कर लिया, तो इस तरह से चल पड़ा। लेकिन तब तक कोई शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, और चूँकि आर्मी बैकग्राउंड, फादर एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक में तो था ही कि कॉलिंग आ जाती थी कि गोली भी चलानी है। गोली चलाता भी था यहाँ, मतलब NCC के थ्रू। हाँ, रांची एयरपोर्ट पे ग्लाइडिंग करता था और फायरिंग प्रैक्टिस करता था। तो खैर, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा था एक्टिंग में, तो NSD में हो गया। तो चूँकि थोड़ा बहुत लिखता भी था या रांची एक्सप्रेस में, तो हाँ, जर्नलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड का बचपन से रहा हूँ। जो चीज़ें आसपास हो रही हैं उसके प्रति ना एक मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा अपना बनता था। मैं आज भी, आप कुछ भी दिखा दो मुझे न्यूज़ में, कुछ भी पढ़ा दो न्यूज़पेपर में, मैं उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो आप बता रहे हो सही है कि गलत है, हाँ, कि उसके पीछे की कहानी क्या है, पीछे का सच क्या है। तो उसको क्रॉस चेक करता हूँ, या अपना एक दिव्य दृष्टि लगा के अंदर की बात जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ, वो अभी भी है। तो इसलिए जर्नलिज्म भी मुझे अच्छा लगता था कि बहुत एक पेनेट्रेट करके आप किसी चीज़ को, सच्चाई को देख सकने की क्षमता उसमें है। तो इसलिए IIMC में भी दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो पोस्ट ग्रेजुएशन JNU में। लेकिन उसी दौरान फिर NSD में हो गया, तो मैंने NSD ज्वाइन किया। और फिर NSD से निकलने के बाद अभी भी डर था कि पता नहीं, NSD तो कर लिया लेकिन एक्टिंग में हाँ काम मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड JRF PhD, तो वो भी दे दिया, वो भी क्लियर कर लिया। काफी पढ़ाकू टाइप के आदमी। पढ़ाकू तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए JRF निकालना, इस तरह चीजें आपने बताई, इतना आसान है। पूरी लाइफ में मुझे 55% से ज़्यादा नहीं आया मार्क्स वाइज अगर देखें तो। सिर्फ NSD में जो है A+A वगैरह आते थे। लेकिन वहाँ आपका दिल था। हाँ, दिल था। लेकिन मुझे अपने बारे में ये मैं बोस्ट करना चाहूँगा, जिसको क्या बोलते हैं बोस्ट करना को, मैंने तड़ी मारना, कि मैं बुक वाला लिटरेट शायद उतना नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी की पढ़ाई में थोड़ा लिटरेट, एजुकेटेड हूँ। तो इसलिए जो है वो सारी एग्ज़ाम शायद निकालता चला गया, क्योंकि जो मैं लिखता था आंसर में, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से निकलती थी चीज़ें, किताब की पढ़ी हुई नहीं होती थी, रटे रटाए नहीं थे। हाँ, दूसरों के दिए हुए टेक्स्ट नहीं थे, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे होते थे, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑन एनी क्वेश्चन। कोई भी आप रिटन एग्जाम देते हो किसी भी जॉब के लिए, कुछ भी, तो कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपका वो झांक लेते हैं आपके लिखने से कि आपका किस तरह का इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, जो भी है, तो वो पढ़ लेते होंगे। तो मेरी सच्चाई होती थी लिखने में, शायद इस वजह से मैं निकलता चला गया, इतने सारे कर पाए। तो 4 स्टैंड बाई प्रोफेशन रेडी थे मेरे लिए। लेकिन टचवुड मैंने एक्टिंग कर पड़ा, तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा। ये मेरे लिए एक मैंने तपस्या जैसी है। मैं कहता हूँ कि वी आर लाइक हर्मिट, साधक। हम साधना करते हैं इस क्राफ्ट की, एक्टिंग के क्राफ्ट की, और ये हमारी पूजा है। और हम लोग आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर होते हैं, उधर वो न्यूट्रल होते हैं।
जैसे आप जर्नलिस्ट लोग हो, आप कमेंट करते हो, सोशल कमेंट करते हो किसी घटना पे, चाहे राजनीति हो, सामाजिक कुछ व्यवस्था हो, हम उसी पे उसमें और थोड़ा तड़का लगा के, पचफोरन डाल के उसी को फिल्म बना के दिखाते हैं, उसको और मीठी बनाते हैं, ताकि आपके अंदर तक वो चुभे, आपको एहसास हो। बस इस हिसाब से मुझे लगता है हम भी एक तरह के जर्नलिस्ट हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। 35 साल के आसपास में आपका सफर हो गया फिल्मी दुनिया में। आज भी आप मुंबईकर हो गए, मुंबई वाले हो गए, या आज भी झारखंडी या जो बिहार के कल्चर हुई, क्या कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं? आपके अंदर वो क्या है? हाँ, देखिए हर आदमी की एक 3-4 आइडेंटिटी होगी, लेवल्स होते हैं। पहले तो किस प्रदेश में मैं पैदा हुआ, मेरा नाम क्या है, मेरा धर्म क्या है, ठीक है, कौन से स्टेट से हूँ, कौन से कंट्री से हूँ, तो और वो सब पैरेलल चलती है, मज़े की बात है, और सबका अपना अपना अस्तित्व है। अब मैं 32 साल हो गए मुंबई में रहते हुए, तो मुंबईकर हो गया टेक्निकली, ठीक है, लेकिन जिस मिट्टी में पला बड़ा हूँ, कहते हैं ना, जब वो कच्ची मिट्टी होती है उस समय जो गढ़ा जाता है वो तो जाएगा नहीं कहीं, जो शेप लिया अंदर। हाँ, तो यहाँ जो खेत खलिहानों में पला बड़ा हूँ, धान के खेत में दिन भर निकालना, जनजातीय बच्चों के साथ गोबर डंडा खेलना, कबड्डी करना, ये उसमें जो बड़े, वो कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए। मतलब हम तो, आई फील माई सेल्फ सो एनरिच्ड, सो रिच इन टर्म्स ऑफ माई अपब्रिंगिंग, कि जो प्रेमचंद अपनी कहानियों में लिखते थे वो तो मैंने जिया है ना, सांप पकड़ना, ये सब करना, ये सब तो हमने जिया है, किया है। जिसको मैंने कहा कि अब जो खेतों से गीतू मछली पकड़ते थे, नदी से गीतू मछली पकड़ के नमक मिर्च लगा के वहीं सेक के खा लेते थे, उसको बाद में बोलते हैं बारबेक्यू, बोलते हैं अंग्रेजी में, हम ही बचपन में करते रहे। तो इस तरह की जो मेरी, आपने भी अमरूद और ये सब खेतों से चोरी वोरी किया? जैसे बचपन में हम लोग कहीं किसी घर चने कबार लिया, कहीं जो है मटर खा लिया, ऐसा आपने भी किया? हाँ हाँ, इसको आज के बच्चे अन्यथा ना लें, और उसको जैसे किसी पॉडकास्ट में मुर्गी चोर लिख दिया था, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट करके कटवाया कि भाई मुर्गी चोर न बोलो, मतलब वो बचपन की एक घटना थी, और हम लोग ने भी किया। हाँ हाँ, सब करते हैं। तो वो उस समय वो बाल्यावस्था में बाल सुलभ हरकत जैसी चीज़ें होती है कि चोरी करके जो खाने का मजा है ना, वो बहुत रस मिलता है उसमें, ठीक है। तो अब मैंने देखने को तो पानी पटाने गया किसान उधर, इधर से गाजर, हाँ गाजर उखाड़ा, बिना धोए कपड़े में झाड़ के मिट्टी उट्टी खाने लगे वहीं पर, धोते भी नहीं थे, तालाब का पानी पी लेते थे, पता नहीं उस समय याद भी नहीं पेट खराब होता था कि नहीं होता था, आज तो बॉटल्ड वाटर चाहिए होती है, वही नदी में पानी पी लेते थे, वही तालाब में जिसमें नहा रहे हैं वही पानी पी लेते थे। तो ऐसे जीवन गुजरा हुआ है। और मैंने बड़ा मज़ा आता था कि कच्चे आम, कैरी जिसको बोलते हैं, खट्टा खट्टा, आज तो खा भी ना पाए शायद, इमली तोड़ना, महुआ खाना, अमरूद तोड़ना, अमरूद के बगान इधर बहुत हैं, तो यही सब करते हुए पले बड़े, और आज तक रॉक सॉलिड बने उसी से चल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग आपसे, इसलिए कि आप दिल से प्योर तरीके से बिना फिल्टर की बातें, झारखंड के खेत खलियान गांव, और जैसा आपने कहानी बताया, हम जैसे आपका भी बचपन, और अब जब दुनिया भर में आपने कहा कि सिनेमा को लेकर, थिएटर को लेकर आप काम करते रहते हैं, जैसे आपने बताया भी कि आपका एक नाटक है, नाटक से भी आप पूरी दुनिया में जाकर करते हैं, मुगले आजम। हाँ, जब यहाँ से निकलकर जब वहाँ पूरी दुनिया में आप, तो इस सफर किस तरीके का आपको लगता है, क्या कैसा फील? बहुत अच्छा लगता है, और काश कि ऐसा सभी को इस तरह का जीवन मिले, जो प्रिविलेज आज मुझे मिला हुआ है, कि आप खेत खलियान से निकले, बचपन यहाँ गुजरा, कॉन्वेंट में आप पढ़ नहीं पाए, इच्छा थी कि हम भी टाई लगा के जाएं, बस में जाएं, कॉन्वेंट वाला बच्चा लोग का जैसा, बिशप स्कॉट, सेंट जेवियर्स में पढ़ें, सेंट लगा हुआ स्कूल है ना, सेंट लुइस से सेंट जॉन, सेंट पॉल, ऐसा स्कूल में हुआ नहीं कभी। हमारा म्यूनसिपलिटी स्कूल में मस्त रहे, और म्यूनसिपल स्कूल में बड़ा रस था, बड़ा रसीला था। मैंने आज जो शरारत कर पाता हूँ, करते हुए बड़ा हुआ, शायद उसी में मिला, शायद बहुत ज़्यादा कॉन्वेंट में चला गया होता तो नहीं कर पाता। तो अब हाँ, अब जो विदेश जाते हैं, तो अब बड़े बड़े दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, वहाँ जाना आना हुआ, वहाँ के ना बेस्ट ऑफ ऑडिटोरियम्स में हमने शोज़ किए हैं। आप या शिकागो ले लो, न्यूयॉर्क ले लो, लॉस एंजलिस ले लो, बाल्टीमोर ले लो, अपना वैंकूवर, टोरंटो, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, कतर, घूमना लगा रहता है। तो अलग अलग इतने देशों में अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग खान पान, अलग शक्ल सूरत के लोगों के बीच में जाना, वो अपने आप एक स्टडी है, जैसे किताब पढ़ने जैसा है। और तो फिर आपको अपना ज़ीरो स्टार्ट याद जब करते हैं कि जहाँ से हमने गियर चेंज किया था और अब यहाँ पहुँचे हैं, इतने प्रीमियम फिल्टर्ड
एलीट क्लासिक लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उनके साथ जेल करना और काम करना, उसमें आउटपुट भी देना, तो ये एक उपलब्धि लगती है, ये कम उपलब्धि नहीं है। और मैंने दिस गिव्स यू लाइक, जिसको आप सक्सेस बोलते, बड़ा सक्सेसफुल आदमी, व्हाट इज सक्सेस फॉर मी, दिस इज सक्सेस। तो उसमें कोई बड़ा शाहरुख खान बन जाना वो नहीं है। हाँ, ये जो यात्रा है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल यात्रा है, एंड आई एम प्राउड टू बी हियर वॉट एवर आई एम टूडे, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑडियंसेस लव, कि यहाँ तक पहुँचा हूँ, सुरक्षित हूँ, और ये सब जन कल्याण वाले पैसे से ही पढ़ाई लिखाई हुई है। जो पब्लिक जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, म्यूनसिपल स्कूल है जिसमें फ्री में पढ़ाई होती है, सिर्फ वही करके निकला हूँ। सिर्फ एनएसडी में जाते समय 1200-1300 रुपये का ड्राफ्ट देना था, वो भी मैंने डिक्लाइन कर दिया था कि 1300 रुपये का ड्राफ्ट कहाँ बनाओ, अब नहीं है पैसे। तो दोस्तों ने चंदा करके वो करके दिया था, तब गया था एनएसडी। जैसे आपको देखकर ऐसा लगता है कि बड़ा एलीट क्लास का बचपन होगा, बड़े अंग्रेजी से आपने भी बताया कि भाई मैं तो म्युनिसिपल जो है स्कूल से ही पढ़कर लेकर आऊँ। जब ये सारी कहानियां अपने बच्चों को बताते होंगे तो क्या वो विश्वास करते हैं? जब हमारे बच्चे विश्वास नहीं करते, क्या आपके बच्चे विश्वास करते हैं कि जब आप बोलते हैं कि मैं ये सब देख कर आया हूँ, चाहे मैं ये सारी गलती? नहीं नहीं नहीं, बड़ा हमारा बड़ा विरोधाभास है वहाँ। वो तो मानने को तैयार नहीं है, बोले पापा फेंक रहे हो। सेम है। हाँ, बोलते अब आप बोलोगे कि लैम्प पोस्ट के नीचे पढ़ाई की आपने, स्ट्रीट लैम्प के नीचे। हाँ, मजाक लगता है। तो मैं बोला हाँ बेटा, बोला आपके जनरेशन के सब लोग ऐसे स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे क्या? अच्छा, दूसरी बात तुर रही है कि मैंने बोला बेटा उस समय ऐसी था, गरीबी थी, ऐसा था, उतना प्रिविलेज नहीं था जितना आप देख रहे हो, तो आप लोग इतना प्रिविलेज हो, देखो आप लोग कर रहे हो। तो बोला ये हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम ऐसे टाइम पैदा हुए। मतलब वो मेरे ऊपर ही डाल देता है कि आपके बुरे टाइम थे, आप गलत टाइम पैदा हुए टाइम से। मैंने कहा नहीं, कतई गलत नहीं है। मैं उनको ये बताता हूँ, यू आर अंडर प्रिविलेज नाउ, आई एम मोर प्रिविलेज, कि मैंने वो दिन देखा, इतने कलर्स देखे लाइफ के, इतना एनरिच्ड हूँ एक्सपीरियंस में। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है और अब होगा भी नहीं वाली, उस लाइफ में तो जा नहीं सकते आप। तो उस हिसाब से मैं आपसे ज़्यादा रिच हूँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि वो टाइम गॉड ने दिया कि वहाँ से गुजरो, ताकि जीवन में और संघर्ष करने की शक्ति आए, एंड you can feel proud of yourself that you're self made। हम सेल्फ मेड बोलते हैं ना इसको, वो है। और पूरी तरह सेल्फ मेड तो नहीं कह सकता, व्यवस्था ने मुझे बनाया। अगर यहाँ सरकार ने म्यूनसिपल स्कूल नहीं बनाया होता, स्कॉलरशिप फेलोशिप की व्यवस्था नहीं होती, तो मेरे जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो सभी को इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज के बच्चे वो नहीं जानते गोबर डंडा खेलना क्या होता है, खेत में गोबर में मिट्टी में सड़ना, कुएं में कूद कूद के बाल्टी निकालना बिना झग्गर के। तो ये सब जो आनंद है, उनकी कहानी लगता है। और आप तो सर बच्चे वाइफ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई मिट्टी के घर में रहे हैं, हल हमने देखा है, बैल। तो लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसी सब चीजों को फेंक रहे हो। आपने सही कहा, उनको मजाक लगता है, मजाक लगता है। वो शहर में पले बड़े, तो ऐसे ही लगता है कि ये सब चीजें कहानियों में सिर्फ होती है, प्रेमचंद की कहानियों जैसा आपने कहा। हाँ, थोड़ा सा सर, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई हो गई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और कौन कौन से कलीग हैं जो आज भी आपके साथ है, और वहां से निकलने की यात्रा कैसी रही? एनएसडी में भी रहते हुए आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सब हंसते भी थे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था वीकली, हर वीक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदता था। अच्छा अच्छा। तो वो निकलने के बाद की एक इनसिक्योरिटी से डरा हुआ था, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं, निकल गया। यहाँ तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, रहने को छत है, मेस में खाना मिल जाता है, 3 साल बाद निकलेंगे फिर सड़क पे आ जाएंगे, तो करेंगे क्या? तो जल्द से जल्द कोई नौकरी पाना चाहता था, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खंगालता रहता था। निकलने के बाद की एक इनसिक्योरिटी थी अंदर बहुत, तो इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ रहा था। मैंने एक भी दिन क्लास कोई नागा नहीं किया, बाकियों का हुआ, मेरा नहीं हुआ। कभी कोई मेरा गेस्ट नहीं आया, है ही नहीं गेस्ट आने को, सबके होते थे। तो इस तरह से सब ब्राउनी पॉइंट मुझे मिलते गए, नंबर मिलता गया। टीचर्स का भी चहेता हुआ था। सॉरी, तो मेरे आसपास के लोग हैं जो शॉर्ट टू फेम मोर, मैंने आप जानते हैं उनको, संजय मिश्रा, हिमांशु धूलिया, विनीत कुमार, है ना, ये सब मेरे 2-2 साल सीनियर थे। बाद में बहुत जूनियर थे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, मुकेश तिवारी, राजपाल यादव, ये सब जूनियर्स थे, काफ़ी जूनियर्स थे।
सभी कमाल के आपने लोगों के सब सेल्फ मेड इस तरह का संघर्ष। राणा इरफान भाई थे, वो मुझसे सीनियर थे। तो वहाँ तो सब स्टूडेंट रहते, उसमें कुछ पता नहीं होता ना भविष्य में क्या लिखा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने आपको पढ़ा दिया, 3 साल की ट्रेनिंग दे दी आर्ट एंड कल्चर की। नाउ यू आर ओपन इन द फील्ड, है ना। अब अपने बूतों से अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो वो सब हम लड़ रहे हैं और वैसा कोई यार्ड स्टिक तो यहाँ है नहीं नापने का, सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नई दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़े होंगे, तो क्या उसमें श्योर था कि मुंबई में काम मिलने वाला है, या संघर्ष करने के लिए से बहुत सारे, जब नेशनल स्कूल ड्रामा से हो जाता तो लोग मुंबई के लिए चाहते हैं कि चलो वहाँ आप फिल्म देखेंगे, मतलब वहाँ पर संघर्ष करेंगे एक प्रोजेक्ट के लिए। आपकी यात्रा कैसी रही? अकेले रही कि और भी लोग आपके साथ रहे, और कौन कौन लोग रहे जो आप? हमारे एनएसडी वालों में एक बड़ा ब्रदरहुड है, सबको पता है। हम सबको भाई, बड़े भाई बोलते हैं, दादा बोलते हैं। तो ये एक अपनापन है वहाँ। तो जब एनएसडी से निकला तो बाहर ही रहता था, मेरे पास में मंडी हाउस नाम की जगह है। बड़ा आर्टिस्टिक हब है। यस यस, सस्ता सुंदर टिकाऊ जगह। तो वहीं रहता था। तो फिर एक सौरभ शुक्ला जो एक्टर हैं वो सुबह आए 9:30 बजे मेरे कमरे में, बोले कि आज 2:20 की फ्रंटियर बम्बई जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हाँ, तो हाँ, मजाक मजाक में बात हो रही है। तो बोले, मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। बोला आज वाली स्पेशल है। बोले क्यों? बोले इसमें राजेश जैस भी जा रहा है। राजेश जैस जा रहा, राजेश जैस को कुछ नहीं पता। तो बोले नहीं जा रहा था, तो टिकट दिखाया मेरा, अरे तेरी टिकट लेके आया हूँ। बोले अरे क्या बात है, सीरियस है? बोला हाँ। तो मैंने कहा और कौन कौन चल रहा है? बोले मैं चल रहा हूँ, मनोज बाजपेयी पहुँच गए, इरफान भाई पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे, तिग्मांशु धूलिया जा रहे हैं, विक्टर है, विजय कृष्णाचार्य जो ठग ऑफ हिंदुस्तान, धूम 3 के डायरेक्टर हो। तो ये सब हम लोग तो साथ में रहने वाले हैं। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड लिया हुआ है। तो मुझे तो खाना वाना बनाना भी नहीं आता था। मैंने कहा खाना नहीं बनाना। तो बोले हम लोग बनाएंगे, सब मिल बांट के कर लेंगे भाई, ठीक है। उसमें किसी को काम मिला था कि नहीं, मतलब नहीं, तो अब मेरे पास तो काम नहीं था। मैंने कहा चल पड़ूंगा। तो कंफर्ट ये था कि ये जिनके साथ मैं थिएटर वगैरह करता था वहाँ दिल्ली में, ये सब लोग जा रहे थे। तो मुझे मैं ही इनसिक्योर हो गया अगर मैं अकेला रह जाऊंगा, ये लोग सब चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, फिर सब अपने ही लोग हैं। तो चल पड़ा। तो एक वो मॉरल सपोर्ट कहीं अंडरनीथ था, सब अपने ही लोग हैं, जान पहचान। हाँ, वैसे तो पराई धरती थी बिल्कुल, बम्बई कभी गया नहीं, महाराज गया नहीं। तो इन सब के विश्वास के भरोसे चल पड़ा। और चूंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हम में एक ब्रदरहुड है, तो आपस में एक दूसरे को रिकमेंड करते चले जाते हैं कहीं जरूरत पड़ी तो। उन दिनों कास्टिंग एजेंसी नाम की स्पीशीज नहीं थी, सिर्फ रिकमेंडेशन होता, कोई किसी का नाम ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले, या किसी से पूछा कि भाई बताओ कोई दोस्त इस लुक का कोई है क्या। तो ऐसे होता था काम। तो उसमें लोगों ने रिकमेंड करना शुरू किया अपने दोस्त यारों में, काम चल पड़ा। पहली फिल्म मिली एक मेरे इरफान भाई के क्लासमेट हैं इदरीस मलिक नैनीताल के, उन्होंने केतन मेहता की फिल्म मेरे मुझे रिकमेंड कर दिया। मैं तो जिम में था, बाबा जय कर रहा था, वहाँ पर फ़ोन आ गया। मैंने कहा यहाँ कौन फ़ोन आया, मैं तो किसी को नंबर दिया नहीं। बोला राजेश जय। मैंने कहा हाँ मैं तो हूँ, लेकिन नंबर किसी को दिया ही नहीं मैंने। तो बता रहा इदरीस भाई ने को मालूम था उसका नंबर, उस जिम का, उन्होंने नंबर दिया। केतन मेहता की फिल्म में रोल है। तो वो पहली फिल्म थी, वो डालेंगे इंडिया, शाहरुख खान थे उसमें। और फिर उसके बाद वो शांति मिला। शांति में भी वो जो रोल मैंने किया वो पहले मनोज बाजपेयी करने वाले थे मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको कोई फिल्म मिल गई, फिर ये रोल मुझे मिला। फिर उसके बाद आफ्टर शांति देयर वाज नो लुकिंग बैक, पहला डेली सोप था और वो भी मिला। तो मैं बड़ा खुशी खुशी लौटा घर में। तो देखा अपना रवि बासवानी एक एक्टर, जाने भी दो यार वाले, ये दूरदर्शन पे जो शांति आती थी। हाँ हाँ, तो वो और इरफान भाई थे घर में। तो मैंने बड़ा खुश हुआ, बता रहे कोई डेली सोप जैसी कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है, वो उसमें कास्टिंग हो गई है। तो रवि बासवानी ने मुझे कहा अरे यू आर गोइंग टू बी लेबर एवरीडे चर्निंग वन एपिसोड इज नॉट अ जोक। उस समय वीकली का जमाना था, एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड आता था एक सप्ताह बाद, तो 3 दिन शूटिंग होती थी। तो बोले एवरीडे चर्निंग वन एपिसोड नॉट अ जोक, यू आर गोइंग टू बी लेबर, इट्स लाइक वर्किंग इन फैक्ट्री, डोंट डू दिस। तो इरफान, तो मैं एकदम रुआसा हो गया। मैंने इरफान भाई की तरफ आतर कातर निगाहों से देखा कि ये क्या हो गया। मैं थोड़ा खुश हो गया। तो उन्होंने कहा रवि बासवानी को कि भाई लौंडा छोड़ देगा, अपने उसमें रोल कर, कास्ट कर लो, कोई सीरियल की कास्टिंग कर रहे थे वो। बोले नहीं मेरी तो कास्टिंग पूरी हो गई है। तो बोले तो करने दो लौंडे को, क्यों उसको डिप्रेस कर रहे हो। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड वो शांति की भी कहानी ऐसी थी कि आदि पोचा नाम के पारसी डायरेक्टर है, उसके राइटर डायरेक्टर,
तो उन मैंने पहले दिन शूटिंग में गया तो एक किसी बंदे ने मुझे पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैं पहले तो कॉस्ट्यूम पहना दिया, खाकी शर्ट खाकी पैंट, फिर खाकी टोपी पहना दी किसी ने। तो बोला आपका उधर शॉट है, उधर गया, एक पानी का गिलास पकड़ा दिया किसी ने। मैंने कहा क्या है? तो बोले पानी लेके जाना अंदर। मैंने किसके लिए? बोलो आपके बॉस उनके लिए। मैंने कहा चपरासी का रोल है? तो बोला हाँ। तो चपरासी ऐसा पर वो एक कैरेक्टर हो प्रॉपर तो ठीक है, खाली पानी ले जाने वाला रोल। मैंने कहा एक मिनट भाई रुक जाओ, मुझे डायरेक्टर से बात करनी है। शूटिंग रुक गई। बम्बई का वो पारसी डायरेक्टर, काफ़ी काम किया, सीनियर। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई नॉट शूटिंग? मैंने कहा सर एज यू नो मैंने यहाँ भेड़चाल होता, अभी आप चपरासी बना रहे हो, पूरी ज़िंदगी चपरासी बनता रहूँगा। चपरासी उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर कैरेक्टर हो, एक ग्रोथ हो, उसमें कुछ करने को हो, तो खाली चाय पानी ले जाने के लिए वाला कैरेक्टर आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो आई वुड रादर नॉट डू इट। अच्छा तो व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा थोड़ा मीठी कैरेक्टर हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 5 एपिसोड कर लो, बाद में चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा लेकिन पानी नहीं ले जाऊंगा। मेरी भी दशक देखिए भाई साहब, काम कुछ नहीं हाथ में, खाली बैठा हूँ, बम्बई नए शहर में गया हूँ, पहला काम है, इतना बड़ा काम है, लेकिन हमारे दशक कम नहीं थे। बोला नहीं पानी नहीं ले जाऊंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। 5 दिन के बाद फिर मेरी ड्रेस भी चेंज, फिर उन्होंने मुझसे कैरेक्टर स्केच मांगा कि व्हाट डू यू थिंक यू कुड बी। सो तो मैं अपना बोला मैं करके लाता हूँ। मैंने अपना कैरेक्टर स्केच तैयार किया, वो ले जाके दिखाया, ही वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने अपना नानू जासूस बना लिया, मैंने अपने आप को जासूस बना लिया, ब्लैक लेदर जैकेट, चश्मा वश्मा पहना, अपने पूरे टच एक्सेप्ट भी किया। दिस इज हाउ माई कैरेक्टर वॉज इन द सीरीज। और एंड के थोड़ा बहुत एब्रप्टली बंद हो गया, नहीं तो एंड में उसकी शांति से शादी होनी होती है मंदिरा से, ऐसा था कैरेक्टर। हाँ मंदिरा बेदी से। तो वहां तक ले गया था। सो इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ माई, मैंने ऑनेस्टी कहिएगा कि डायरेक्टर ने भी देखा बहुत ऑनेस्ट है बंदा जो भी है, और लीडर है, डेयर डेविल है, काम नहीं है लेकिन काम छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पे करने को तैयार है। और उनसे आज तक मेरा संबंध है। और पहला घर मैंने खरीदा था जब होम लोन वगैरह नहीं मिलता था, पहला घर मैंने खरीदा उसी डायरेक्टर के थ्रू। यूटीवी थी प्रोडक्शन हाउस, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो डायरेक्टर को बोला आदि आई वांट सम लोन। बोला व्हाई? मैंने कहा आई वांट टू गेट मैरिड। बोला तो गेट मैरिड, व्हाई यू वांट लोन? यू नीड अ गर्ल। मैंने कहा गर्ल भी नहीं मिला, गर्ल तो मिलेगी बाद में, पहले पैसा चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा घर लेना तो होम लोन तो मिल नहीं रहा है एक्टर बोल के, सो कैन यू गेट मी फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस? बोला ओके राइट एन एप्लीकेशन, आई विल फॉरवर्ड इट। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखा और हर महीने कटवाने का मैंने प्रोविजन दिया कि हर महीने उसमें कटता जाएगा। सो हाँ EMI। तो इसी तरह से मैंने पहला घर खरीदा यूटीवी की वजह से और डायरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशनशिप की वजह से। अच्छे लोग आपको मिले। अभी तक जिस तरह के आपने सिनेमा किया, जिस तरह के अब तो OTT आ गया, वेब सीरीज आ गया, मजा किस तरह का कैरेक्टर करना आपको ज़्यादातर पसंद है? सोशल जो एक मैसेज देता है उस तरह के सिनेमा, या जो बॉलीवुड मसाला है, या किस तरह का रोल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जो सेटिस्फैक्शन, जो चैलेंजिंग हो, जो मैं दूर दूर से नहीं लगता हूँ, नहीं दिखता हूँ, ना लुक में, ना व्यवहार में, बात व्यवहार में, ना ब्रिंगिंग में, वैसा रोल मिले तो कुछ अंदर एक फायर लगती है, एक आग लगती है, और उसमें लगता है कि सन्नाटे में चले जाए, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि दिखना मुझे है। गलत कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी जो मैं नहीं हूँ। अदरवाइज मैंने रेडीमेड कास्टिंग में अगर आप टेलर मेड देखें तो वो मैं ना हूँ, और ऐसे रोल मिले हैं। सॉरी। और मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छा किया। जैसे एक बार एक रोल मिला, एक डायरेक्टर जिनको ये बात मुझसे मेरी पता थी, तो मुझे रोल दिया वो डेड बॉडी हैंडल करने वाला था, जिसका हिंदी नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि अनपार्लियामेंट्री है। डेड बॉडीज चिता उता को लगाते वो, और उस तरह के किसी व्यक्ति से पूरी जिंदगी नहीं मिला था मैं। तो अब उसकी तैयारी के लिए मैं सीधे फिर वहां से हाँ तो अब जो है उस रोल के लिए वहां से ऑफिस से निकला, कास्टिंग हुई, सीधे घुस गया एक हॉस्पिटल है उसके मॉर्ग में, मुर्दा घर में, सरकारी हॉस्पिटल था। 2-3 दिन वहाँ बैठा मुर्दों के साथ, तो मुर्दा हैंडल करते हैं। हाँ एकदम अघोरी टाइप बन के, चूंकि अब हैंडल करना, वो रोल करना है, तो उसमें वो स्मेल रहती है केमिकल की, डेड बॉडीज पड़ी हैं, स्टैक किया है। फिल्मों में दिखाते हैं ना ड्रॉर से निकालते हैं, वैसे तो कुछ ही ड्रॉर होते हैं,
उतने होते नहीं है। सब जगह सारे हॉस्पिटल में भी? बाकी गेहूं के बोरी की तरह से डेड बॉडीज पड़े रहते हैं इसी तरह से, तो उसके बीच में उठना बैठना, फिर उन लोगों को से बातचीत करना, उनके घर जाना, उनकी दिनचर्या जानना कि उनकी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है, घर परिवार होगा, उनका काम धंधा, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, उनका लाइफस्टाइल, तो जानने के लिए उनसे 3 दिन उनके साथ रहा। तब उसके बाद जब वो रोल किया तो थोड़ा कुछ तो बदला था, कुछ बदलाव आया था। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के, मतलब लगता है कि देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन बड़ी मेहनत है, आपने बताया थी। ट्रेनिंग काम आती है एनएसडी की, और आपकी वो आपका कंसंट्रेशन, आपका सेक्रीफाइस सब वहाँ पर डालना पड़ता है, वो आहुति देनी पड़ती है आपको। शायद खाना ही नहीं खाना पड़े कितने दिन, ऐसी ही मच्छर वाली जगह में सोना पड़े, तो सारे कंफर्ट को त्याग के। एक बार ऐसी एक रोल था 1971 वॉर पे बन रहा था कुछ, वही सेम डायरेक्टर उन्होंने दिया मेरे, गुजराती साड़ी बेचने वाला, वॉर चल रहा 71 वॉर का, वॉर फील्ड में वो साड़ी बेचने निकला गुजराती, ऐसा रोल था। उससे पहले एक गुजराती इंसान से नहीं मिला था मैं, तो उनकी भाषा, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका पूरा आचार विचार सब अलग, तो फिर उनके साथ रहना पड़ा, फिर वो रोल किया, बड़ा मज़ा आया। विजय राज के साथ जा रहा था उसमें। सर मैं हालांकि बातें तो बहुत अभी है, वेब सीरीज ओटीटी आने के बाद क्या लग रहा है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट सिनेमा मेकर या अच्छे टैलेंट और ये सबको स्कोप मिलने लगा, जिस तरीके का देखा गया कि भाई जो बड़े पर्दे पर नहीं देखते, लेकिन ओटीटी के आने के बाद तमाम बड़े नाम आने लगे और बहुत अच्छा उनको सराहना मिला। आप इसको किस तरीके से? ये पूरा इकोनॉमिक्स चेंज हो गया, पूरी लॉजिस्टिक्स चेंज हो गई, सारा ईडीएम चेंज हो गया, सारा परसेप्शन चेंज हो गया। पहले के स्टार अलग थे, ओटीटी के आने से स्टार्स अलग हो गए। ये स्टार ज़्यादा रियलिस्टिक थे, ज़मीन पकड़ते, धरती पकड़ते, आपके अपने आसपास के लोग थे जो स्टार बने, जिनको आपने स्टार बनाया। उनकी कहानी थोड़ी अलग थी, उनके संवाद अदायगी अलग है, उनका एक्टिंग अलग है, स्क्रिप्ट अलग हुआ, और जो थिएट्रिकल रिलीज के लिए जो मानदंड होते हैं, जो पैमाने होते हैं, यार्डस्टिक्स होती हैं, उससे थोड़ा बचाव मिला, क्योंकि जो पैसा लगाता वो अपनी पैसे की सेफ्टी के लिए कुछ मसाला डालना होता है उसको, ये नाच गाना डाल दो, ये डाल दो, एक्शन सीन डालो, उससे मुक्ति मिली। क्योंकि जो मेकर है वो नहीं कन्विक्शन होते हुए भी वो फंडर इन्वेस्टर की वजह से उसको डालना पड़ता था कि फिल्म बनाने, तो वो सब खत्म हो गया, रिलीज की टेंशन खत्म हुई, रिलीज वर्ल्ड वाइड हो रहा है, एक ओटीटी पे गया वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, आपका पूरा सब्सक्रिप्शन मोड पे है, आपको टिकट नहीं खरीदना है, मल्टीप्लेक्स में नहीं जाना, मल्टीप्लेक्स में जाने 400-500 रुपए ऐसे ही उड़ जाता है एक आदमी का, फिर उसके लिए पंकज त्रिपाठी की एक प्रोडक्शन की एक ये हुई जो है वो तो यूट्यूब पर उन्होंने 59 रुपये का मेंबर ये करके हम लोगों ने मतलब देखा। तो नए नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, और इट ऑल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंटरनेट आया, कोविड के टाइम सबसे अच्छी घटना घटी, ओटीटी क्लियर हो गया, फिल्म की दादागिरी थोड़ी सी कम हुई, वहाँ थिएटर रिलीज वगैरह सब से, जिससे लोग तरसते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे छोटे मेकर, तो एक तरह बहुत ही डेमोक्रेटाइज हो गया पूरा मीडियम ये, और इसके और स्कोप है, और आगे बढ़ता जा रहा है। आप दूसरे किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, जो उनका मतलब हमारा जो CAGR है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो 16, 17, 18% है, विच इज़ ऑन द वेरी हायर साइड। आप नेक्स्ट प्रोजेक्शन देखेंगे 2030 तक का, तो 30 लाख करोड़ तक का बिजनेस पूरा एंटरटेनमेंट और मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो सोचिए जो 30 लाख करोड़ तक का जो प्रोजेक्शन है, उसमें कितने लोगों को कितनी तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, और सब चेक से हो रहा, ऑफिस से हो रहा, वाइट से हो रहा है। सो कुल मिला के विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, पॉजिटिव चेंजेस। हाँ, पॉजिटिव चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्रिएटिवली, रेवेन्यू वाइज, लॉजिस्टिकली, और एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड, आपको पूरा वर्ल्ड मार्केट मिल रहा है, एंड इट्स देयर फॉर एवर। आप अपने कंफर्ट, ऑडियंस को कंफर्ट में मिला, आप जब घर में देखना, बिंज वॉचिंग करना है, पूरा संडे निकाल देना है, या फिर थोड़ा थोड़ा देखना है, अपने टाइम पे देखो, अपने रिमोट आपके हाथ में। हाँ, तो और अब इसका और भी आगे, और AI आ गया है, और भी रूप चेंज होंगे, आप अपने हिसाब से क्लाइमेक्स भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों पे भी काम हो रहा है, तो हो रहा है, इट्स एवर इवॉल्विंग। सो ये इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है, और बहुत अच्छे के लिए हुई है, आगे भी होगी। तो जो पहले बहुत डर के इस फील्ड में नहीं आते थे कि इसका कोई भविष्य नहीं है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसी सिचुएशन अब नहीं रही। अच्छे अच्छे घरों से आते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिनको जो काम आता है। एक स्पॉट बॉय खाली चाय पानी पिलाता है, वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है चाय पानी पिलाते हुए भी, उसकी एक्सपर्टीज उसमें है। किसी को लिखना आता है, किसी को राइटिंग करना आता है, लाइट करना आता है, 50 डिपार्टमेंट लाइट डिपार्टमेंट्स हैं। तो सभी AI आया, AI से लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। AI से और क्वालिटी एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा।
जैसे जब हम छोटे थे देखा था कि अरे कंप्यूटर आ रहा, बैंक का नौकरी सब चला जाएगा, आए दिन हड़ताल होता रहता था बैंक वालों का, इसका उसका। कंप्यूटर भी आया, बैंक पहले से पता नहीं 50-60 गुना और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, पहले खाली 2-4 ही बैंक होते थे ना जी। तो ये कोई भी बदलाव आता कहीं भी तो सबसे पहले उसका विरोध होता है, ये पुरानी व्यवस्था है वो डर जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो। एआई आ रहा तो एआई को आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने इस काम में। अब एक्टिंग को कैसे एआई से आप क्या कर लोगे मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो एक्चुअल जो है इमोशन वो तो ह्यूमन ही निकाल पाएगा। एआई से आप थोड़े से भरपाई कर सकते हो, जैसे वीएफएक्स है, आपको पहाड़ से कूदने की जरूरत नहीं है, वीएफएक्स में आपको करवा दिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर दिया, तो वहाँ खर्चा हो रहा है, वहाँ वो सुविधाएं मिल रही है। आप जस्ट इमेजिन करो क्या सीन देखना चाहते हो आप, अब वो टेक्नोलॉजी करके दे देगी। जो कि पहले करने जाते तो अब वो जो क्लिफ हैंगर फिल्म बनी है, बर्फ के पहाड़ पे एक्टर चढ़ेगा, कितनी क्रेन लगेगी, कितना जनरेटर आएगा, कितना यूनिट जाएगी, अब यहाँ हरा पर्दा लगा के सब कर लिया, उसकी जान भी खतरे में नहीं आई। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें, इसलिए कि बहुत लंबा आपसे हमने टाइम लिया, और झारखंड को सिनेमा को लेकर किस तरीके से देखते हैं कि झारखंड या सिनेमा ने झारखंड को कितना दिखाया, और आपके नज़र में झारखंड को लेकर के? झारखंड को अभी सिनेमा देखना बाकी है, झारखंड का अपना सिनेमा नहीं आया है, और झारखंड का अपना सिनेमा के लिए बहुत कंटेंट है, टैलेंट है, मसाला है। झारखंड कैन बी ए कंप्लीट सिनेमा जियोलॉजिकली, मार्केट वाइज भी। थोड़ी सी दिक्कत है लैंग्वेजेस की, इस 8-9 लैंग्वेजेस है, किस में बना है, किसका कौन कितना देखेगा। जैसे कि अब साउथ में तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, उनका दे आर सेल्फ कंटेंट मार्केट, वो अपनी भाषा में फिल्म बनाते हैं, उनकी अपनी एकदम रॉबस्ट व्यूइंग है वो उनकी आदत में शामिल है टिकट खरीद के फिल्म देखने जाना, वैसा यहाँ है नहीं। तो यहाँ थोड़ा वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा देखने की, जो ओटीटी ने बहुत कर दिया है, बाकी बाहर की फिल्मों ने बहुत कर दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत संजीदा बात यह है, बहुत ही सेंसिटिव बात यह है कि आपको सिर्फ दूसरे का सिनेमा देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना सिनेमा देखना का टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और अपना सिनेमा देखने के लिए आपको अपने अगल बगल ही झांकना पड़ेगा। आपके आसपास विषय भरे पड़े हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, सारे रिसोर्सेज आपके पास, खाली इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उस इच्छा शक्ति के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, आर्ट एंड कल्चर ग्रुप्स हो, इन सब की साझेदारी होनी चाहिए, साथ में भागीदारी ज़रूरत है। और इसके लिए एक बड़ी सोच चाहिए ऊपर के लेवल पे, जो जिसकी गुंजाइश बहुत है, लोग कर रहे हैं कोशिश, लेकिन थोड़ा उसको और कॉन्क्रीट करने की आवश्यकता है। कुछ शॉर्ट में सर, आपके लिए किताब, जो किताब है वो किताब क्या मायने रखती? किताब जीवन की कुंजी है, किताब ना हो तो हमारा जीवन वेकेंट है, व्यर्थ है। हमारा काम एज फिल्म मेकर, एज एक्टर स्टार्ट होता है जब किताब लिखी जा चुकी होती है। स्क्रिप्ट लिखना जिस दिन लेखनी बंद किया राइटर ने, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। हम उसमें खून पानी डालते हैं, मज्जा डालते हैं, तो थोड़ा सा उसमें उसको रसपूर्ण करते हैं, नवरस का प्रभाव डालते हैं। हम आंगिक वाचिक आहार्य बोलते हैं हमारे संस्कृत में, आंगिक वाचिक आहार्य और सात्विक। आंगिक जेस्चर, वाचिक डायलॉग, आहार्य वस्त्रभूषा मेकअप, और सात्विक, सात्विक माने आत्मा डालना उसमें एक्टिंग में। इससे हम उसको जीवंत करते हैं। जो किताब में लिखी गई, इस किताब में कहानी लिखी गई, इसको जो है हम इसके कैरेक्टर्स को जीवंत करते हैं, उसमें जान फूंकते हैं और उसको और ज़्यादा वॉचेबल बनाते हैं। तो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। किस तरह की किताबें आपको ज़्यादा, हिंदी उपन्यास, ये वाला, किस तरह की किताबें आपको ज़्यादा? मुझे फिक्शन से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है समकालीन समाज के ऊपर कमेंट वाली बुक्स, जो देश काल समय समाज पर बात करें। फिक्शन तो हम कर ही रहे हैं, उसका इनपुट तो बहुत मिलता रहता, पढ़ता ही रहता हूँ स्क्रिप्ट, और इस तरह की किताबें मुझे गिफ्ट भी बहुत मिलते रहती हैं। कोशिश करता हूँ पढ़ते रहने की, क्योंकि उससे मैं अपने आप को एनरिच करता हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ता है। अब आप आपने मान लीजिए किताब लिखी, आपको 2-3 साल लगेंगे किताब लिखने में, आपके पूरे जीवन का इतिहास उसमें। मैं उस किताब को 2 दिन में पढ़ लेता हूँ, तो आपके 3 साल का जीवन तो मैंने चुरा लिया ना, अभी अनुभव मैंने दान में ले लिया। आपकी एक किताब को पढ़ के मैं एनरिच हो गया आपके उस 3 साल के लाइफ से। तो कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए किताब।
एक लेखक किताब लिखता है, अपने पूरी आत्मा डाल देता है उसमें, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस। तो अगर ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों की किताबें पढ़ते चले जाएं आप, तो कितने रिच होते चले जाएंगे। मेरे वेबसाइट में www.rajeshjain.com में टैगलाइन यही लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन टू लिव सो मेनी लाइफ्स इन वन लाइफ। कि कितना अच्छा प्रोफेशन है एक्टिंग, कि अपने एक जीवन में ही कितना जीवन जी ले रहा हूँ मैं, अलग अलग चरित्र के मार्फत। और उस चरित्र को करने जब जाता हूँ, कोई भी डिफरेंट चरित्र, तो उसके बारे में मुझे अध्ययन करना पड़ता है, जानना पड़ता है। सो दिस इज हाउ आई गेट टू नो अबाउट दैट कैरेक्टर। मैं वकील नहीं हूँ, वकील का कैरेक्टर करूँगा तो वकील के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, एक टेम्पो चलाने वाला आदमी, ऑटो चलाने वाला आदमी है, मैं ऑटो नहीं चलाया कभी, ना शायद चलाना पड़े ना वैसा कुछ होगा, लेकिन ऑटो ड्राइवर का अगर कोई रोल मिलेगा तो मैं ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी में जाके देखूंगा ना क्या क्या होता है उसकी ज़िंदगी में। तो दिस इज हाउ आई विल एनरिच माई सेल्फ। तो ये बड़ा खूबसूरत प्रोफेशन है। यात्रा कैसे पसंद है या नहीं है? यात्रा उसी का दीवाना हूँ, तभी तो टेलीविज़न छोड़ा, मैंने नहीं कर रहा हूँ 2013 से, क्योंकि वहाँ शूटिंग सब वहीं शहर में ही होती है, स्टूडियो के अंदर। हाँ, वो स्टूडियोज में घुस गया तो कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब जाड़ा गर्मी बरसात कुछ पता ही नहीं चलता है, सीधे निकले बाहर, आधी रात हो गई। इसमें वेब सीरीज, फिल्म, थिएटर सब करते हैं तो बाहर घूमना फिरना रहता है, निकलना, लोगों से मिलना, यात्रा करना। और अब तो कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई, छोटे छोटे जगहों पे एयरपोर्ट बन गए। सारे पहाड़ समुद्र इस तरह के पसंद है या विदेश, मतलब बड़ी बड़ी किस तरह की यात्रा है जो सुकून देती है? सुकून तो देती है नेचुरल नैसर्गिक जगह ही, जंगल, नदी, पहाड़, वो सब, लेकिन वो मीनारे भी, न्यूयॉर्क के वो स्ट्रीट्स भी, हाई स्ट्रीट्स भी देखना ज़रूरी है, जहाँ से पूरा दुनिया चलता है, पूरी इकोनॉमिक्स कंट्रोल होती है, पॉलिटिक्स जहाँ से कंट्रोल होता है, वो गलियारे भी देखना ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा पर्सपेक्टिव और ब्रॉड हो। तो देखना जानना सब ज़रूरी है। पर्सनल शांति कहाँ मिलती है, वो तो अपने घर में आके मिलती है। आपने वो सवाल ही खत्म किया कि मुझे पूछने वाला था कि घर आपके लिए क्या मायने रखता है? हाँ, घर मेरे लिए तो घर एक आत्मा है, मेरी कुटिया है जहाँ मेरी आत्मा रहती है। पूरी दुनिया घूम घाम के आ जाए, बड़े बड़े सुख सुविधाएं, लग्जरी भोग के आ जाएं, लेकिन घर आके अपने हाथ से गुड़ वाली चाय, अदरक वाली चाय पतली सी बना के पीना, 2 डाइजेस्टिव दूध डालते हैं? दूध कम डालता हूं। एक 3 चम्मच गुड़ वाली, अदरक वाली पतली चाय, और फिर बाहर, खिड़की के बाहर 4 किलोमीटर तक जंगल, वो देखते हुए सिप लगाना, वो जो आनंद है, परम आनंद है वो। खाने को लेकर कैसा पसंद है? खाना आपके लिए क्या मायने कि कुछ भी मिल गया खा लिया, कैसा खाना? खाना मेरे लिए एक खाने के मामले में थोड़ा सा कमजोर है कि फॉर्मेलिटी है जीवन जीने के लिए, कि जिंदा रहना तो खाना है। तो इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार वाला प्रवृत्ति का आदमी हूँ मैं, सादा खाना पसंद है, पर्सनल प्रायोरिटी। लेकिन इतना घुमंतू जीव हूँ, बाहर घूमता रहता हूँ, मेरे हिसाब से तो दुनिया चलेगी नहीं। जहाँ होटल में रहें कोई, तो अब जो बनाएंगे उसी में छान उठ के खा लेना पड़ता, कि जिसमें कम ऑयल हो, कम स्पाइस। पसंद का बनाना हो तो क्या बनाकर खाते हैं? अगर आप दाल भात चोखा चटनी अचार, सादा एकदम ही मैंने घर लौटूं बाहर से तो वाइफ को भी पता है कि ये पतली सी दाल चावल, हरी धनिया पत्ता पुदीना, और उसकी चटनी मिल जाए, आलू चोखा का मिल जाए तो और बोनस है। आपने पूरा मजा मुंह में स्वाद ही ला दिया सर। काफी बातें हालांकि समझने के लिए बाकी है, अगर घंटों निकल जाएंगे, हमें लगता है घंटा हो गया है बातचीत करते हुए, लेकिन सर इतने मज़ेदार तरीके से, इतने प्योरली राजेश जी इतने अच्छे से बात करते हैं, अपने जैसे लोग इसलिए कि अपने बीच से निकले, अपने मिट्टी को, अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, और इस तरह के व्यक्तित्व से मिलकर अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे तमाम तरह के दुनिया के तमाम सिनेमा, साहित्य, यात्रा सब पर बात कर सकते हैं, और आपको बोर आप नहीं होंगे बात करते हुए। हालांकि वक्त की, इसलिए कि इनका अपना यहाँ पर जो इंगेजमेंट है, तो अपने सहयोगी सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।